Please like and subscribe for scientific spiritual motivation. नमस्कार, मैं योगाचार्य निकेत सिंह आप सभी के बीच में YouTube चैनल के माध्यम से योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य की विभिन्न विधाओं के द्वारा आप सभी को स्वास्थ्य संबंधित परामर्श देने के लिए आया हूं। आज की इस वीडियो में हम समग्र स्वास्थ्य योग के द्वारा समग्र स्वास्थ्य विषय पर चिंतन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं कि योग क्या है। योग को अलग तरीके से लोगों ने परिभाषित किया है। मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा बताना चाहता हूं। योग जीवन जीने की कला है। यह परिभाषा अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दी है। जीवन जीने की कला को ही योग कहते हैं। बहुत ही सरल और एकदम सटीक परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम जानते हैं जीवन क्या है। जीवन के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो जीवन के बारे में भी बहुत सारी अलग अलग हमारे मन के अंदर बातें आती हैं। कोई इसे सकारात्मक दृष्टि से देखता है, कोई नकारात्मक दृष्टि से। लेकिन जीवन को हम सरल शब्दों में बोलें तो जीवन कहते हैं हमारे संपूर्ण जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को कहते हैं जीवन। अब हम इस समय को क्या करें तो जीवन जीने की कला, जब बात करते हैं कि योग जीवन जीने की कला है तो जीवन को हमने जाना, जीवन को हम कलात्मक ढंग से कैसे जिए जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंददायक रूप में रहें। मित्रों, हमें पहले अपने जीवन के उद्देश्यों को जानना होगा। हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म हुआ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है। इससे इतर कुछ भी बातें नहीं है। तो हम अपने जीवन में इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो सुख है, हमारे महर्षि अनेक ऋषियों ने और हमें महर्षि तुलसीदास जी ने जो बात कही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि जीवन का सबसे बड़ा सुख कौन सा है। प्रथम सुख जो बात कही है वो प्रथम सुख है हमारी निरोगी काया। यदि हमारा काया जो है हमारी निरोगी रहेगी तो हम स्वस्थ हैं। अब बात करते हैं इस जीवन को हम कैसे कलात्मक तरीके से जिएं कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा समग्र स्वास्थ्य हमको प्राप्त हो। अब स्वास्थ्य के विषय में भी हमारी चर्चा अलग अलग तरीके से है। हम स्वास्थ्य को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। स्वास्थ्य को कुछ लोग शरीर से स्वस्थ हो जाना, शरीर से फिट हो जाना ही स्वास्थ्य समझते हैं। मित्रों, ये एकांगी व्यवहार है हमारे इस स्वास्थ्य के विषय में सोचने पर। हम अगर जो अपने स्वास्थ्य के बारे में इस तरह से सोचते हैं कि हम शरीर से स्वस्थ हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जबकि ये हमारा अधूरा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के विषय में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक गाइडलाइन जारी की। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति शरीर से, मन से और भावनाओं से पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे ही स्वस्थ कहा जा सकता है। और इसके बाद में उन्होंने और सारी चीजें इसमें जोड़ी। लगातार समसामयिक स्थितियों में रिसर्च के बाद में पाया कि व्यक्ति शरीर और मन भावनाओं के आगे भी स्वास्थ्य है। वो कौन कौन सा स्वास्थ्य है? यदि उसका सामाजिक सामंजस्य नहीं है तो वह सामाजिक रूप से अस्वस्थ है। यदि वो आध्यात्मिक रूप से सामंजस्य नहीं है उसके अंदर तो वह आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ है। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से यदि व्यक्ति संपूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उससे स्वस्थ कहा जा सकता है। अब हम शारीरिक स्वास्थ्य के विषय की बात करेंगे। शरीर के स्वास्थ्य में आपको बताना चाहूंगा कि शरीर के स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो आता है वो होता है हमारा आहार। आहार में हम आजकल के समय पर कुछ इस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य पूरा चौपट होता चला जा रहा है। पहले लोग स्वास्थ्य के लिए खाते थे, आज स्वाद के लिए खाते हैं। यदि किसी भोज्य पदार्थ में, भोजन में स्वाद नहीं है तो व्यक्ति उसे छोड़ देता है। लेकिन एक जमाने में, एक समय में आहार को स्वास्थ्य के लिए खाया जाता था, आहार को स्वास्थ्य के लिए ग्रहण किया जाता था, जिससे शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा बनती थी, शरीर स्वस्थ रहता था। कब क्या खाना है, किस समय खाना है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के माध्यम से हमें बताया कि हमें कब क्या खाना है। अब आहार तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन आहार ग्रहण करना मात्र पर्याप्त नहीं है। यदि विहार, इसका मतलब है आहार के साथ में विहार,
यदि विहार हमारा संतुलित नहीं है साथ साथ में, तो हमें समस्या हो सकती है। आवश्यक श्रम हमें जो करना चाहिए, आवश्यक व्यायाम करना चाहिए, वो हमारे जीवन में नहीं है। इन्हीं को विहार कहते हैं। यदि हमारे जीवन में ये नहीं है तो हम अस्वस्थ हैं। तो आइए हम बात करेंगे कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु बनती हैं। सप्त धातुओं में रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर, शुक्र, इस तरह से सप्त धातुएं बनती हैं। इन सप्त धातुओं में सबसे पहला जो बनता है वो रस बनता है। तो हम जब आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे लार के माध्यम से, हमारे गले के, हमारे आहार नाल के पास से होते हुए हमारे स्टमक में, हमारे यहाँ पर आमाशय होता है, आमाशय के अंदर यह भोजन जाता है। भोजन हमारे आमाशय में जाने के बाद में ये रस में बदल जाता है। हमारे अंदर, शरीर के अंदर कुछ जो जठराग्नि के माध्यम से, और हम जैसा कि विज्ञान ने बताया कि हमारे शरीर में HCl का सिक्रेशन होता है। हमारे इसके अंदर वो भोजन जो गया है उसको हम मुंह से चबा करके लार के माध्यम से, एंजाइम्स के माध्यम से हमारे स्टमक में गया। स्टमक में यह भोजन पचने के बाद में यह धीरे धीरे हमारी छोटी आंत के अंदर आया। छोटी आंत हमारे नेवल के आसपास में होती है, और इस छोटी आंत के बाद में हमारी बड़ी आंत के अंदर अपशिष्ट पदार्थ चले गए, और छोटी आंत से रस जो है हमारे शरीर के अंदर आवश्यक जो न्यूट्रिशंस है, जो हमारे इसके अंदर के जो आवश्यक खनिज तत्व और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाकर के वो अलग रूप से एकत्रित हो जाती हैं शरीर के पोषण के लिए। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं मल, वो हमारी छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाकर के, और बड़ी आंत का आकार ये यहाँ से होते हुए और ये इस तरह से होते हुए बाद में यहाँ से चौकोर रूप में आते हैं, और फिर उसके बाद में गुदा द्वार के पास में समाप्त होता है। तो ये अंतिम जो भाग होता है हमारे बाएं पैर के थोड़ा सा ऊपर, इसको लास्ट कॉलन बोलते हैं। ये अंतिम मोड़ होता है हमारी बड़ी आंत का। मित्रों, हम जो भोजन करते हैं यदि वह पच जाता है तो ये मल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। यदि हमारा भोजन, हमने जो भोजन किया है, यदि इसको अच्छे से हमने नहीं चबाया है, यदि हमने कोई शारीरिक श्रम नहीं किया है, यदि हमारे शरीर की जठराग्नि मंद हो चुकी है, तो बहुत सारे कारण हैं। मैं इन सब चीजों पर अगले वीडियो में आप तक बात बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक भेज दूंगा कि हमारा आहार ग्रहण करने का तरीका क्या है। आहार के विषय में अलग अलग बातें हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो भोजन, जो अपच वाला भोजन होता है, जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं लेकिन ये पच नहीं रहा है, तो ये हमारे अंतिम, जो हमारी बड़ी आंत है उसके अंतिम छोर में एकत्रित होता है। और इस एकत्रित हुए भोजन, ये जो मल है, ये यहाँ क्या होता है, आंत की आंतरिक सतह पर, क्योंकि ये जब पचता नहीं है तो ये चिपचिपे रूप में होता है, और जब पच जाता है तो ये आसानी से हमारे गुदा द्वार से शरीर से बाहर चला जाता है मल के रूप में। तो ये अपच वाला भोजन हमारे आंत की आंतरिक भाग में ये चिपकता रहता है। ये चिपकते हुए धीरे 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 क्या आकार ले लेता है, एक पपड़ी का रूप ले लेता है और वहीं पर जमा रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में जहाँ ये कूड़े की तरह इकट्ठा हो रहा है, और आपको पता है कि हमारे शरीर में जहाँ है कूड़ा वहाँ है कीड़ा, और जहाँ है कीड़ा वहाँ है पीड़ा। अब हमारे शरीर में ये जो कूड़ा की तरह जो एकत्रित हो रहा है अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मल, ये हमारे शरीर में पैदा करता है हमारे शरीर के लिए कि ये शरीर में हमारे बहुत सारी नकारात्मक बीमारियां शुरू करता है। आज का साइंस ये बात बता रहा है, हमारे यहाँ विज्ञान बताता है कि 60% बीमारियां आपके शरीर में आपके पेट के कारण हैं। तो हमारे पेट के कारण 60 प्रकार की बीमारियां हैं। इन बीमारियों से कैसे हम दूर करेंगे, किस रूप से इससे लड़ेंगे, तो इसके लिए लोग तमाम प्रकार के अपनी अपनी पैथियों से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका सबसे सरल और सबसे व्यवस्थित रूप आपको बताने जा रहे हैं, वो है हमारे पेट के इस मल को साफ करने के लिए यौगिक अभ्यास। चलिए हम बात करते हैं यौगिक अभ्यास में। सबसे पहले हम रात को जब सो रहे हैं, सोने के बाद में जब सुबह उठते हैं, तो रात में आप पहले से ही एक तांबे के लोटे में या किसी भी धातु के लोटे में जल ले लीजिए। आप जल रखिए रात का रखा हुआ, जिसे बासी पानी कहते हैं। इस पानी को रख करके और सुबह सुबह इसको आपको पीना है। कैसे पीना है? बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए। ये हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे लार के माध्यम से पाचन तंत्र को व्यवस्थित करते हैं,
भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो ये एंजाइम्स हमारे मुंह में जाने चाहिए, इसके लिए सुबह सुबह ये पानी पीना है। और मित्रों, इस प्रक्रिया को हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया है ऊषापान। तो आइए मैं आपको ऊषापान पीने की विधि बताता हूँ। आपको कभी भी पानी खड़े होकर के नहीं पीना है, आपको पानी बैठ करके पीना है। ये अभ्यास आप देख रहे हैं, इसको गाँव में और हमारे घरों में आसानी से इसको नाम बोलते हैं उकड़ू आसन बोलते हैं, लेकिन इसको योग की भाषा में उत्कट अभ्यास बोलते हैं। एक बार इधर से देख लीजिए, ये आप पैर के एड़ियों के बल, पंजों के बल एड़ियों के ऊपर बैठते हैं और इस तरह से आप उस जल को पी लीजिए। सारा जल पी लिया आपने। पीने के बाद में आप अपने स्थान पर तुरंत वहीं पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद में आपको अभ्यास करने हैं 3। मित्रों, ये 3 अभ्यास आपको एक कैप्सूल के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये 3 अभ्यास एक कैप्सूल में आप इसको जोड़ सकते हैं। इसका नाम है TTK। TTK की मतलब होता है, इसके 3 अर्थ हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में बताया है। 3 आसन इसमें आपको करना है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। तो नाम आपको आप इसमें मैं नीचे लिख लूंगा आपके पास में, और इसके अभ्यास को आप एक बार देख लीजिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन कैसे होते हैं। दोनों हाथों को पैर के पंजे और हाथों को कमर के पास रखते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, हथेली को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में सिर के ऊपर रख देंगे। सिर पे रखने के बाद में पंजों के बल अपने पूरे शरीर को, एक बार देख लें, पंजों के बल अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे खींचेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स एंड रिलीज। जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आते हैं। इस अभ्यास का नाम है ताड़ासन। मित्रों, ताड़ासन में मैंने बताया आपको, ये मैंने यहाँ पर अभी 6 बार किया है। आपको इस अभ्यास को 10 टाइम करना है। आप शुरुआती दौर में पानी पीने के बाद में 10 टाइम आप ताड़ासन करेंगे। उसके बाद में टी के बाद में दूसरा टी जो है उसको कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक कहते हैं तिरछे को। तो आइए हम इस अभ्यास को सीखेंगे। दोनों पैरों के बीच में दूरी बना लेंगे। दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाने के बाद में हम दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे। दोनों हथेलियों को इस तरह से मोड़ लेंगे, सिर पर रखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले बाएं तरफ जाएंगे, बाएं तरफ मुड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे, बाएं तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए बीच में जाएंगे। ये अभ्यास मैंने आप। तीसरा अभ्यास, इसका नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन कैसे करेंगे आप एक बार देखिए। कटी चक्रासन, दोनों पैर के पंजे और एड़ियों को आपस में मिलाएंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को सामने की ओर ले जाएंगे। इसके बाद में हम लेफ्ट साइड, सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाते हुए लेफ्ट साइड मूव करेंगे। लेफ्ट साइड जब मुड़ेंगे तो बायां हाथ पीछे जाएगा, दाहिना हाथ सामने आएगा, और इसको इस तरह से मूव करते हुए आप कमर पर ले जाएंगे, एक हाथ को कंधे पर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए लंबी गहरी श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। श्वास बीच में लेना है। श्वास दूसरी तरफ जब मुड़ेंगे तब पीछे मुड़ करके एड़ियों को देखेंगे। एक बार पीछे की तरफ आप देख लीजिए अभ्यास को। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, बाएं तरफ मुड़ेंगे। बायां हाथ आपके कमर पर, दाहिना हाथ आपके कंधे पर। इस तरह से पीछे मुड़ करके एड़ी देखेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। उसके बाद में दूसरे स्थान पर जाएंगे, दूसरे तरफ मुड़ेंगे। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। इस तरह से दूसरी तरफ जाएंगे, बाएं तरफ श्वास भरते हुए बीच में, दाहिने तरफ श्वास भरते हुए बीच में। ये अभ्यास आपको 10 टाइम करना है। उसके बाद रिलैक्स करना है। 10 टाइम के 3 अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। इन अभ्यासों के बाद में
आप फ्रेश होने के लिए जाइए। मित्रों, हम जब फ्रेश होने के लिए जाएं तो आप अपने स्वर को चेक कर लीजिए। अपने स्वर को चेक करिए। एक समय में एक स्वर चलेगा। जैसे मैं स्वर चेक करने की प्रक्रिया बताता हूँ। आप एक नथुने को बंद करें, उसके बाद में इस नथुने से श्वास लीजिए। उसके बाद में दूसरे नथुने से श्वास लीजिए। इसमें आप देखेंगे दोनों नथुनों से जब श्वास ले रहे हैं तो एक स्वर से आपको बहुत अच्छे से श्वास आ रही है, जा रही है। मतलब जिस आपको नासिका से अच्छे से श्वास आ जा रही है वो आपका श्वास वो स्वर आपका चल रहा है। यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है, ऐसे समय में यदि आप मल त्याग के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा। दूसरे नंबर पर यदि आप बायां स्वर चल रहा है, आप बैठेंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रात में आप भोजन करें, भोजन करने के बाद में आसनों का राजा, जिसे हम आसनों का राजा कहते हैं, वज्रासन, इस आसन को जरूर करें। आप एक बार देखें, भोजन करने के बाद में इस आसन में आप बैठें। इस आसन में कैसे बैठना है, एक बार इस अभ्यास को देख लीजिए। आप घुटनों के बल होइए। घुटनों के बल होने के बाद में अपने पैर की एड़ियों को बाएं दाएं डाल लीजिए। पंजों के ऊपर अपने पैर रखिए और इस तरह से बैठ जाइए। आपके पैरों के बीच के एरिया में जो स्थान में जो आपके बीच में यहाँ पर स्थान बन रहा है, उस बीच में आपको बैठना है। मित्रों, इस अभ्यास में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट बैठना है। इस अभ्यास में बैठ करके आपको ये वज्रासन करना है। यदि आप बैठने में आपको तकलीफ हो रही है तो हल्के कदमों से आप धीरे धीरे टहलें। टहलना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप समय नहीं है, टहलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप बाएं करवट लेकर के आप लेटें। याद रखें, रात में जब कभी भी आप सोएं और यदि आप जब भी आपको याद आए तो आप बाएं करवट लेते ही सोइए और जब उठिए तो बाएं करवट लेकर के ही उठिए। बाएं करवट लेटना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा लाभदायक है। इस विषय पर मैं आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, आपको एक सेवा के माध्यम से भेजूंगा कि आप उस वीडियो को देख करके ये जानेंगे कि बाएं करवट लेटने से कितने फायदे होते हैं। तो आइए, आज की बात मैंने जो शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में जो आपको बताई वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को व्यवस्थित रखना है। इसमें 60% रोगों से आप मुक्ति मिलेगी। आपका पेट दुरुस्त है तो सब सही है। हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है हमारे अंदर शरीर में स्वास्थ्य को जांचने के लिए। यदि आप भी अपने स्वास्थ्य को जांचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ हैं, तो इसके लिए आप जांचिए कि आपके शरीर में स्वास्थ्य के विषय में कि आप, बुजुर्ग कहते थे कि पैर गरम पेट नरम माथा ठंडा, पैर गरम पेट गरम माथा ठंडा, घर आवे हाकिम तो मारो डंडा। ये डंडा मारने की बात क्यों कही? क्योंकि पहले के समय में बहुत सारे जो वैद्य नहीं हुआ करते थे, थोड़ा सा कहीं से हल्का फुल्का जानकारी लेकर के उसके बाद में इसका कमाई का अपना एक माध्यम बना लिए थे। वो गलत तरीके से किसी को नाड़ी परीक्षण उनको नहीं भी आता था तो नाड़ी परीक्षण करके वो बता देते थे, कोई भी रोग बता देते थे कि आपके शरीर में ये रोग है, और रोग बताने के बाद में उनको कुछ न कुछ इस तरह से छोटी मोटी कागज की पुड़िया में कुछ ना कुछ चूर्ण रख देते थे, जैसे त्रिफला आदि रख दिया, और उसके बाद में उनसे एक अच्छी पैसे या मुद्रा उनसे ऐंठ लिए। ये जब प्रक्रिया हमारे समाज में इस तरह की बनती चली गई, ठगी और इस तरह से हमारे आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत निकाली और उस कहावत को नाम दिया कि पैर गरम पेट नरम माथा ठंडा, घर आवे हकीम तो मारो डंडा। मतलब आपसे यदि हकीम जो है, वैद्य है, यदि आपसे जबरदस्ती आपको लूट रहा है, आपसे सेवा के बदले आपको रोग नहीं है उसके बावजूद भी आपसे कुछ ले रहा है, तो उसे आप इस तरह से अपने को स्वयं से चेक करके अपने को देख लेना है कि स्वस्थ हैं कि नहीं है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताना चाहूँगा। अगले वीडियो में आपसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के विषय में और उसके बाद में भावनात्मक स्वास्थ्य के विषय तक की बात के साथ में योग के साथ में आऊँगा। आज मैंने ये 3 अभ्यास जो आपको बताए हैं वह प्रतिदिन आप करते रहिए, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। आप अभी तक यदि हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए यहीं पर समाप्त करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।